Hello friends, welcome to all of you in our channel खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स एमपी टेट वर्ग ए कॉमर्स जिसकी परीक्षा दिसंबर 2025 में होना संभावित है। अतः हम इस एग्ज़ाम के लिए कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं जो बहुत सी परीक्षाओं में आए हुए हैं और आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसके संबंध में हम एक ऑनलाइन कोर्स भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी जानकारी आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमसे हासिल कर सकते हैं। अब बहुत जल्द हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्टिकुलर कौन से क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो चलिए स्क्रीन पर हम वो क्वेश्चन दे देते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नॉमिनल अकाउंट। हमसे ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा नाम मात्र का खाता नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नाम मात्र का खाता यानी कि नॉमिनल अकाउंट होता है और उस नॉमिनल अकाउंट में हम एक्सपेंडिचर और इनकम को इंक्लूड करते हैं, मतलब आय और व्यय, खर्चे और हानियों को लिखा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि बी जो ऑप्शन है ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, सेल्स जो है ये भी आपका नॉमिनल अकाउंट है और एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन ये भी आपका नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आय और व्यय से ये संबंधित हैं। लेकिन प्लांट और मशीनरी अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट नहीं है। तो आपसे यही पूछा गया है क्वेश्चन में कि कौन सा नॉमिनल अकाउंट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि प्लांट मशीनरी अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट नहीं होता बल्कि आपका ये रियल अकाउंट होता है। अब हम स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रियल अकाउंट्स, यानी ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से खाते इनमें वास्तविक हैं। तो आप जानते हैं कि वास्तविक खाते किन्हें कहा जाता है। वास्तविक खाते हम संपत्तियों को कहते हैं या उन चीज़ों को कहा जाता है जिनको हम देख सकते हैं या छू सकते हैं या जिनका कोई फिजिकल एविडेंस होता है, वो आपके वास्तविक खाते कहलाते हैं। तो रोकड़ खाता आपका वास्तविक खाता है और मशीनरी खाता भी आपका वास्तविक खाता है, जबकि आहरण, पूंजी और मूल्यह्रास आपको जो दिया गया है जिसको हम ड्राइंग, कैपिटल और डेप्रिसिएशन कहते हैं, ये आपके रियल अकाउंट नहीं है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपका बी और डी हो जाएगा। इसके बाद हम स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ कैश बुक, मतलब कैश बुक का यानी कि रोकड़ पुस्तक की कौन सी एक विशेषता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्यों ए हो जाएगा? क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि ये पर्टिकुलर जो अकाउंट है या ये पर्टिकुलर जो बुक है वो कैश बुक होती है और कैश बुक एक ऐसी बुक होती है जिसमें हम ओरिजिनल एंट्री के साथ साथ क्या करते हैं, फाइनल एंट्री भी करते हैं। तो आप इसके बारे में ये बात जान लें कि कैश बुक पर्टिकुलर क्या है। तो कैश बुक एक जनरल भी है और कैश बुक एक लेज़र भी है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये ओरिजिनल एंट्री भी इसमें होती है और फाइनल एंट्री भी इसमें होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आ पर्सनल अकाउंट। हमसे यहाँ ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत खाता है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ कैपिटल अकाउंट आपका व्यक्तिगत खाता है, पर्सनल अकाउंट है, और इसके अलावा जो ऑफिस के इक्विपमेंट दिए हैं वो आपका पर्सनल अकाउंट नहीं हो सकते बल्कि वो रियल अकाउंट में आएंगे। डेप्रिसिएशन आपका नॉमिनल अकाउंट में आएगा यानी कि नाम मात्र के खाते में, और मशीनरी आपकी रियल अकाउंट में आएगी यानी कि वास्तविक खाते में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि पूंजी आपका जो है वो एक पर्सनल अकाउंट है और इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि व्यक्तिगत खाता क्या होगा। तो पूंजी एक व्यक्तिगत खाता होता है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब हम स्क्रीन पर ले लेते हैं कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए आपसे पूछा गया है कि प्राप्त बिल यानी कि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्या है। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट आपको पता है कि ये बैलेंस शीट में असेट साइड लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका
बी हो जाएगा एन असेट अकाउंट यानी कि एक संपत्ति खाता, प्राप्त बिल यानी कि बिल्स रिसीवेबल एक आपका संपत्ति खाता है और इसे हम संपत्ति पक्ष में चिट्ठे में लिखते हैं, मतलब इसको हम असेट साइड में लिखते हैं और ये बैलेंस शीट में मेंशन किया जाता है। स्क्रीन पर अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि आ क्रेडिट एंट्री इन आ रियल अकाउंट मीन्स एक वास्तविक खाते में एक क्रेडिट प्रविष्टि का क्या अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। किस तरह सी हो जाएगा कि यहाँ ये पूछा गया है कि रियल अकाउंट में जो क्रेडिट एंट्री होती है तो उसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप रियल अकाउंट को समझ लें कि इस पर्टिकुलर रियल अकाउंट जिसको हम वास्तविक खाता हिंदी में कहते हैं, इस वास्तविक खाते में क्या आता है। तो इस वास्तविक खाते में असेट्स आती हैं जिनको हम संपत्तियां कहते हैं और इन असेट्स को हम जब खरीदते हैं तो डेबिट करते हैं और जब बेचते हैं तो क्रेडिट करते हैं, या हम इसमें जब कमी होती है तो इसको हम क्रेडिट करते हैं और जब वृद्धि होती है तो इसको डेबिट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि एक वास्तविक खाते में एक क्रेडिट प्रविष्टि का अर्थ क्या है, मतलब असेट अकाउंट जो कि आपका एक रियल अकाउंट है, अगर ये अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा। तो जब ये क्रेडिट होता है तो इसका मतलब संपत्ति के मूल्य में कमी हो रही है, मतलब आ डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ असेट है ये। और अगर असेट बढ़ जाती है, असेट को हम जब खरीदते हैं और असेट में जब वृद्धि होती है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि असेट कब बढ़ेगी, जब वो डेबिट होगी तो वो बढ़ जाएगी और असेट जब क्रेडिट होगी तो वो घट जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब हम स्क्रीन पर ले लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये यहाँ पूछा गया हमसे कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है। सबसे पहले आप सभी ये समझ लें कि यहाँ 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट। तो यहाँ पर्सनल अकाउंट भी 3 तरह का होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है और एक इसके अलावा आपका जो पर्सनल अकाउंट, फिर से हम एक बार बता देते हैं कि पर्सनल अकाउंट भी 3 तरह का होता है, एक नेचुरल पर्सनल होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सनल होता है और एक आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है। तो जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं जनरली, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, अक्रूड इनकम हो गई यानी कि अर्जित आय या उपार्जित आय हो गई, और इसके अलावा अक्रूड इनकम जिसको हम अप्राप्त आय कहते हैं, ये सब आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अभी हम इसी सीरीज़ में आगे आपको तीनों प्रकार के जो खाते हैं, जो पर्सनल अकाउंट का सब डिवीज़न है, वो भी हम आपको इसी वीडियो में आगे बताएंगे, इसलिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक लेकर आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। और चलिए हम स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन क्या है। तो इस अगले क्वेश्चन में अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पूछा गया है कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट इंडिकेट, यानी कि नाम मात्र के खाते का अगर जमा शेष होगा तो वो क्या इंडिकेट करेगा। तो नाम मात्र के खाते का जब क्रेडिट शेष होता है तो वो इंडिकेट करता है इनकम एंड रिसिप्ट ऑफ ट्रेड, मतलब व्यापार की आय या प्राप्तियों को इंडिकेट करता है। जैसा कि हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं कि नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम प्रॉफिट गेन्स आर क्रेडिटेड, यानी कि समस्त व्यय हानि खर्चों को हम डेबिट करते हैं और समस्त आय प्राप्ति लाभों को क्रेडिट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था
कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट क्या होगा। तो नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्या कहलाता है, वो या तो इनकम कहलाएगा या तो वो रिसिप्ट कहलाएगा। अगर यहाँ क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस करके पूछा गया होता तो आपका आंसर क्या हो जाता, तो आपका आंसर यहाँ बी हो जाता, लेकिन फ़िलहाल आपका आंसर क्या होगा, सी होगा, क्योंकि यहाँ क्रेडिट बैलेंस पूछा गया है। और क्रेडिट बैलेंस आपका क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस आपका इनकम और आपका पर्टिकुलर रिसिप्ट होता है। चलिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू नेट असेट्स इज़, ये पूछा गया है यहाँ शुद्ध संपत्तियों का आशय क्या है, शुद्ध संपत्तियाँ क्या होती हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन ये है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम टोटल असेट्स में से यदि आउटसाइड लायबिलिटीज़ यानी कि कुल संपत्तियों में से बाह्य दायित्वों को हम घटा दें तो बाकी जो बचता है वो नेट असेट्स कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि टोटल रियल असेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज़ को लेस कर देते हैं तो रिमेनिंग जो असेट्स बचती हैं उनको हम नेट असेट्स कहते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लेते हैं कि पर्टिकुलर क्या दिया गया है। रेंट अकाउंट इज़, ये पूछा गया है कि किराया खाता क्या है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि पर्टिकुलर किराया खाता जो भी एक्सपेंस होते हैं, जो भी लॉसेस होते हैं, उनको हम नॉमिनल अकाउंट में लिखते हैं। तो रेंट अकाउंट आपका एक नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र का खाता है। तो याद रखिए किराया अगर एक व्यय है तो भी नॉमिनल अकाउंट में आएगा, और किराया यदि आय है तो भी नॉमिनल अकाउंट में आएगा, क्योंकि किराया अगर एक्सपेंस हो, इनकम हो, वो दोनों ही कहाँ लिखा जाता है, नॉमिनल अकाउंट के अंडर में लिखा जाता है। अगर एक्सपेंस होगा तो वो डेबिट होगा और इनकम होगा तो वो क्रेडिट होगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं उनमें हम एक्सपेंस, इनकम, इसके अलावा लॉसेस और एक्सपेंडिचर को हम रिकॉर्ड करते हैं। और जैसा कि रूल भी हमने आपको नॉमिनल अकाउंट का बताया था कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड बट ऑल इनकम्स and profit gains are credited. These are the rule of debit and credit under the nominal account. अब देख लेते हैं स्क्रीन पर पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन है अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट ऑनर ऑफ द बिजनेस इज़, ये पूछा गया है कि खाता जो व्यवसाय के स्वामी का प्रतिनिधित्व करता है वो क्या कहलाता है। तो व्यापार के स्वामी का जो प्रतिनिधित्व करता है उस खाते को हम क्या कहते हैं, तो उसको पर्टिकुलर ड्राइंग अकाउंट कहा जाता है। तो याद रखिए आप कि इस क्वेश्चन से आपकी दो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं कि यहाँ जो ड्राइंग अकाउंट है पर्टिकुलर वो व्यापार के स्वामी का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि पूंजी खाता जो होता है कैपिटल अकाउंट वो व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है। और ऐसा क्यों है कि व्यापार बिजनेस का अकाउंट कैपिटल अकाउंट होता है जबकि बिजनेसमैन का अकाउंट ड्राइंग होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि एक कॉन्सेप्ट अकाउंट में काम करती है जिसका नाम है सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसको हम बोलते हैं पृथक अस्तित्व कहा जाता है। कि एक जो पर्टिकुलर बिजनेसमैन होता है उसका अस्तित्व उसके व्यापार से अलग होता है। तो व्यापार का अकाउंट जो होता है वो कैपिटल अकाउंट होता है, यानी बिजनेस का अकाउंट कैपिटल अकाउंट है, जबकि बिजनेसमैन का अकाउंट ड्राइंग अकाउंट है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि when the owner of the business withdraw cash or goods from business for his personal use it is treated as, देखिए जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ व्यापार का एक खाता अलग होता है और व्यापारी का खाता अलग होता है। व्यापार के खाते को हम पूंजी खाता कहते हैं, जबकि व्यापारी के खाते को हम ड्राइंग अकाउंट कहते हैं, यानी कि आहरण खाता कहते हैं। और यहाँ पर्टिकुलर हमसे यही पूछा गया है कि जब बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर कैश या गुड्स निकालता है, अपने निजी प्रयोग के लिए अगर धन या माल का आहरण करता है, तो वो पर्टिकुलर क्या कहलाता है, तो वो ड्राइंग कहलाता है। उसको हम उस आहरित माल को या धन को हम आहरण कहते हैं। और याद रखिए कि ड्राइंग अकाउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो ये पर्टिकुलर आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ ड्राइंग आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पर्टिकुलर क्या दिया गया है।
तो देखिए अभी जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि खाते जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, अकाउंट्स 3 तरह के होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो अब जो क्वेश्चन दिया गया है, आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वास्तविक खाता है, मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ आ रियल अकाउंट, यानी कौन सा रियल अकाउंट है। तो देखते हैं, हम बताते हैं आपको। सैलरी अकाउंट जो है वो आपका नॉमिनल अकाउंट है, तो ये रियल अकाउंट नहीं है। श्री राम का खाता जो आपको दिया गया है, वो मिस्टर राम का जो खाता है वो पर्टिकुलर आपका पर्सनल अकाउंट है। बिल्डिंग अकाउंट भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट आपका वास्तविक खाता है, रियल अकाउंट है। और हमसे यही पूछा गया था कि इनमें से रियल अकाउंट क्या है, तो आपका राइट आंसर यहाँ सी हो जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग अकाउंट एक असेट अकाउंट है और असेट अकाउंट को हम रियल अकाउंट या वास्तविक खाता कहते हैं। तो वेतन खाता जो है वो नॉमिनल अकाउंट में आ गया, जो मिस्टर राम का खाता था वो आपका पर्सनल अकाउंट में आ गया, और इंटरेस्ट अकाउंट आपका ये भी नॉमिनल अकाउंट में आ गया। तो इस तरीके से आपका सही आंसर जो है वो आपका सी हो जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग खाता यानी कि भवन खाता एक आपका ना तो नाम मात्र का खाता है और ना ही ये व्यक्तिगत खाता है, बल्कि भवन खाता या बिल्डिंग अकाउंट आपका वास्तविक खाता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं पर्टिकुलर क्या दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि अब आगे अकाउंटिंग में जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विकल्प लेखांकन का उपक्षेत्र नहीं है। मतलब ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग का सब फील्ड क्या है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि अकाउंट की जनरली अगर देखें तो 3 ब्रांचेस होती हैं। अकाउंट की 3 ब्रांचेस होती हैं, फाइनेंशियल अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट। तो ये तीनों ही आपके अकाउंट की जो है वो ब्रांचेस होती हैं, लेकिन बुक कीपिंग जो है वो आपका अकाउंटिंग में नहीं आता, बल्कि अकाउंटिंग के पहले आता है। और आपको पता होगा कि बुक कीपिंग का काम जहां ख़त्म होता है वहां से अकाउंटिंग का काम शुरू होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि बुक कीपिंग इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि अकाउंटिंग के अंडर में नहीं आता, बल्कि अकाउंटिंग से ये बाहर है। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये तीनों ही अकाउंटिंग की ब्रांचेस हैं, लेखांकन की शाखाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और अगर इसका क्लैरिफिकेशन आपको देखना है तो देखिए, ये क्लैरिफिकेशन आपको यहाँ दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको अभी जो बता रहे हैं वो सारे क्वेश्चन पर्टिकुलर किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और इन्हीं से संबंधित आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन क्या स्क्रीन पर दिया गया है कि विच वन इज़ नॉट अ टाइप ऑफ अकाउंट इन अकाउंटिंग। तो ये पूछा गया है कि लेखांकन में निम्न में से कौन से खाते का प्रकार नहीं है। तो हमने आपको बताया कि आपके खाते जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट 3 तरह के होते हैं, जिनमें पहला आता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा आता है रियल अकाउंट और तीसरा आता है नॉमिनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाते, उसके बाद वास्तविक खाते और फिर नाम मात्र के खाते। लेकिन कौन सा अकाउंट आपके अकाउंट की कैटेगरी में नहीं आता, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो ठोस खाते हैं या जो सब्सटेंशियल आपको अकाउंट दिया गया है ये किसी भी टाइप का कोई पर्टिकुलर अकाउंट नहीं है। अकाउंट जनरली जो है वो 3 ही प्रकार के होते हैं, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट। तो ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कि क्योंकि ये पर्टिकुलर कोई अकाउंट नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दे लेते हैं कि क्या दिया गया है। तो आप देख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट इज़ शोन। ये हमसे पूछा गया है कि रोकड़ पुस्तक का प्रारंभिक शेष कहाँ लिखा जाता है। तो आपको पता है कि रोकड़ खाते का जो प्रारंभिक शेष होता है उसको हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट पक्ष में लिखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है पर्टिकुलर वो किसके द्वारा बनाया जाता है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जिसको हम प्राप्ति भुगतान खाता कहते हैं, ये गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा बनाया जाता है। मतलब ये कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ मेड बाय नॉन प्रोफेशनल्स, और या पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि जो गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं, जो गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न हैं, उनके द्वारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं बनाया जाता। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो बनाने वाली संस्था होती हैं वो
रिसिप्टेंट पेमेंट बनाने वाली संस्था वो होती हैं जो गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न होती हैं। और जब वो रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट बनाती हैं तो रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट के डेबिट में सबसे पहले क्या लिख देती हैं, कैश बैलेंस। जैसा कि आपको याद होगा कि रिसिप्टेंट पेमेंट में अकाउंट में हम सबसे पहले डेबिट में टू बैलेंस BD लिखते हैं, जिसमें दो बैलेंस लिखे जाते हैं, कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस और कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखा जाता है। तो आप याद रखिए कि जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक है इसमें क्या लिखा जाता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक का जो बैलेंस है वो कहाँ लिखा जाता है, रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है। और जितनी भी प्राप्तियाँ होती हैं, जितनी भी मदों से पैसा आता है उसको हम डेबिट में लिखते हैं इस अकाउंट के, और इस अकाउंट के क्रेडिट में जितने भी पेमेंट्स हैं उनको लिखा जाता है। ये एक प्रकार का एक रियल अकाउंट के कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है, क्योंकि ये एक कैश बुक का ही एक रूप होता है। और इसमें हम वो सारी मदों को लिखते हैं, जिन मदों से कैश आया है तो उनको डेबिट कर देते हैं, और जिन मदों से कैश गया है उनको क्रेडिट कर देते हैं। इस तरीके से नॉन ट्रेडिंग कंसर्न क्या बनाते हैं, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, जो रोकड़ खाते का ही एक रूप होता है, कैश बुक का ही एक फॉर्म होता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि आगे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट बुक टू रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन। तो ये पूछा गया है सबसे पहले कि किस बुक में सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। तो बहुत आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं कि जनरल। जनरल क्या है, तो सबसे पहले जो अकाउंट की प्रोसेस शुरू होती है वो जनरल से ही होती है, जिसको हम हिंदी में रोज नामचा या पंजी प्रविष्टि कहते हैं। जनरल में सबसे पहले हम एक खाते को डेबिट और एक खाते को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, जहां एक खाता डेबिट होता है और एक खाता क्रेडिट होता है। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लेते हैं, पर्टिकुलर क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिकॉर्डेड यूजिंग एडजस्टमेंट जनरल एंट्री। अब ये पूछा गया है पर्टिकुलर कि इनमें से कौन सी जो है वो एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है। तो अब आपको थोड़ा सा फाइनल अकाउंट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट पे हमने पढ़ा था, यानी कि अंतिम खातों को जब हम समोजन के साथ पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि अक्रूड अकाउंट और अक्रूड रेवेन्यू, अक्रूड एक्सपेंस और अक्रूड रेवेन्यू अकाउंट, इनको तो रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि इनको हम चिट्ठे में भी लिखते हैं। और आपने देखा होगा व्यापार लाभानी खाते में भी इनको लिखा जाता है। फिर इसके बाद आपने देखा होगा नॉन कैश एक्सपेंस, जैसे कि नॉन कैश एक्सपेंस क्या होता है, हिरास होता है। तो हिरास को भी हम जो है वो अंतिम खातों में समोजन के तौर पर लिखते हैं। और इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस को भी एक समोजन माना जाता है। और अनअर्न रेवेन्यू जो दिया गया है, अनर्जित आय जिसको हम बोलते हैं, वो भी हम अंतिम खातों में लिखते हैं। तो इनमें से एक ही मद जो बची है जो अंतिम खातों में नहीं लिखी जाती, फाइनल अकाउंट में नहीं लिखी जाती, और वो ऑप्शन आपका बी है, यानी कि पोस्ट पेड एक्सपेंस। पोस्ट पेड एक्सपेंस जो है वो एक एडजस्टमेंट नहीं है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कौन सा एडजस्टमेंट जनरल एंट्री नहीं है, यानी कि कौन सा एडजस्टमेंट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि इसको अंतिम खाते में फाइनल अकाउंट में जो है वो एडजस्टमेंट एंट्री करके नहीं लिखा जाता, क्योंकि ये पर्टिकुलर कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। लेकिन बाकी जो तीन ऑप्शन आपको दिए गए हैं वो तीनों आपके क्या हैं, वो तीनों आपके एडजस्टमेंट हैं। स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पर्टिकुलर क्या दिया गया है। अच्छा देखिए, अगला क्वेश्चन लेने से पहले आप देख सकते हैं कि मुख्य समायोजनाएं जिसके बारे में अभी हम आपको बता रहे थे, वो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे एडजस्टमेंट होते हैं, जबकि इसके अलावा अभी हमने आपको बताया था कि पोस्ट पेड एक्सपेंस जो है वो क्या नहीं होता, वो आपका एडजस्टमेंट नहीं होता। तो ये सारे एडजस्टमेंट आपको दिए गए हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इनको नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ले लेते हैं कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो ये यहाँ पूछा गया है
कि व्हेन बिजनेस इज़ स्टार्टेड विथ लोन सो लोन अकाउंट विल बी, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं और अपनी पूंजी नहीं लगाते बल्कि हम लोन ले लेते हैं, तो लोन लेकर जब बिजनेस शुरू होता है तो लोन अकाउंट क्या होगा, तो लोन अकाउंट क्रेडिट होगा। इसकी एंट्री भी हम आपको करके बता देते हैं कि जब बिजनेस में लोन लिया जाता है पर्टिकुलर, तो लोन लेते समय हम क्या एंट्री अपनी जनरल में करते हैं। तो जबकि हम लोन लेते हैं तो क्या आ जाता है, हमारे पास कैश आता है। तो लोन लेते हैं तो जब हमारे पास क्या आता है, कैश आता है, तो पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और टू हो जाएगा आपका क्या, लोन अकाउंट, टू हो जाएगा आपका क्या, लोन अकाउंट। तो इस तरीके से आपकी एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। तो अब आप बताइए कि लोन अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि लोन अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। और आपको इतना भी पता होना चाहिए कि ऑल लाइबिलिटीज़ आर क्रेडिटेड, यहाँ जो टेकन लोन किया गया है, लोन टेक किया गया है, वो पर्टिकुलर क्या है, आपकी लाइबिलिटी है। और जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं वो सब क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे अगर आपको जनरल के बारे में पता है कि रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं। अब आज के इस वीडियो का हम आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं कि वो क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए, लॉन्ग टर्म असेट्स हैविंग नो फिजिकल एग्जिस्टेंस प्रोसेसिंग बट पोसेसिंग आ वैल्यू आर कॉल्ड। तो यहाँ ये पूछा गया है कि कौन सी ऐसी संपत्ति है जो एक लंबे समय के लिए होती है लेकिन जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, मतलब कोई फिजिकल एविडेंस नहीं होता, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, भौतिक अस्तित्व नहीं होता। तो जिस संपत्ति का भौतिक अस्तित्व नहीं होता और वो लॉन्ग टर्म असेट होती है तो वो इंटेंजिबल असेट होती है। और इंटेंजिबल असेट में क्या क्या आता है, तो इंटेंजिबल असेट जिसको हम यहाँ अमूर्त संपत्ति भी कहते हैं, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ ये भी समझ लेते हैं कि कौन कौन सी इंटेंजिबल असेट होती हैं। तो गुडविल आपने देखा है, वो भी इंटेंजिबल असेट है। इसके अलावा पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब आपकी इंटेंजिबल असेट होती हैं, मतलब कि अमूर्त संपत्तियाँ होती हैं। तो ये आज के वीडियो में बस इतना ही है। इसके बाद हम इस सीरीज़ को आगे और बढ़ाएंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन सीरीज़ आपको कैसे लगी, और आप हमारा कोर्स अगर लेना चाहते हैं और उसके संबंध में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर संपर्क करें, हम आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।